स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। वो शो जिसमें देश दुनिया की सारी खबरें एक साथ एक जगह आपको मिलती हैं। शुरुआत सबसे पहले खबरों का छोटा सा टीजर आपको दिखाते हैं। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर पीएम मोदी ने क्या गारंटी दी, मेरे सहयोगी रविकांत के पास पूरी डिटेल्स है, वो आपको बताएंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं। केजरीवाल का क्या होगा, पूरी खबर आपको बताएंगे निपुण सहगल। जो टीचर अमेरिका चली गई वो सरकारी नौकरी कैसे कर रही है, गुजरात सरकार से हर महीने सैलरी कैसे मिल रही है, घोटाले की परत खोलेंगे मेरी सहयोगी निधि श्री। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आखिर 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए। ईडी और सीबीआई दोनों की तरफ से दर्ज केस में सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेल नियम है, जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति घोटाले का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई और ईडी ने सिसोदिया को बेल दिए जाने का पुरजोर विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए सिसोदिया को बेल दे दी। कंडीशन ये है कि दोनों मामलों में उन्हें 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड भरने होंगे, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी थाने में रिपोर्ट करेंगे। 20 मार्च 2021 को दिल्ली के तब के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उसके पहले तक दिल्ली में 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब पॉलिसी लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और दिल्ली में शराब की बिक्री निजी हाथों में चली गई। तब सीबीआई ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच में दावा किया गया कि इस नीति से दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आरोप लगे कि कुछ लाइसेंस लेने वालों को फेवर किया गया, लाइसेंस फीस माफ की गई और बदले में मोटी रकम वसूली गई। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके करीब 10 दिन बाद 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया को मिली जमानत को आम आदमी पार्टी ने सच्चाई की जीत बताया। बीजेपी बोली बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ सिसोदिया के घर पहुंचे, मिठाई खिलाकर सिसोदिया की रिहाई का जश्न मनाया। आतिशी इमोशनल नजर आई। शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। संजय सिंह ने सिसोदिया को लेकर सरकार को घेरा, कहा 17 महीने का हिसाब कौन देगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। आम आदमी पार्टी के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की कि 17 महीना बाद कोर्ट ने बेल भी दिया, तो ऐसी शर्त रखी जिसको सुन करके दिल्ली के लोग शर्मसार हो जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को चुना है। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। सिसोदिया को मिली जमानत पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी बोली, कहा अब सिसोदिया सरकार को लीड करें। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। स्वाति मालीवाल की मांग पर सौरभ भारद्वाज क्या बोले, वो भी सुनिए। अब देखिए, स्वाति मालीवाल जी जो चाहेंगी वो पार्टी में होगा ऐसा तो नहीं है, मगर वो अपनी राय रख सकती हैं। उनकी राय का जो है लोग देखेंगे। मनीष सिसोदिया को मिली जमानत पर इंडिया अलायंस के बाकी नेता भी बोले। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि जल्द केजरीवाल की भी रिहाई होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। आज राज्यसभा में सभापति धनखड़ की
विपक्षी सांसदों के साथ बड़ी तकरार हुई। You know, an actor is subject to the director. सदन में ऐसे तेवरों से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को बहुत नाराज कर दिया है। धनखड़ और विपक्ष के बीच की तकरार अब इतनी बढ़ गई है कि सभापति के खिलाफ विपक्ष अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। प्रस्ताव के लिए आज विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। महाभियोग प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे के कमरे में सांसदों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। सभापति धनखड़ की समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन को लेकर की गई टिप्पणी पर आज राज्यसभा में इतना बवाल हुआ कि पूरे विपक्ष ने पूरे दिन के लिए वॉकआउट कर दिया। इसकी शुरुआत पिछले दिनों के वाकये से हुई, जब राज्यसभा में बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी की खरगे पर की गई टिप्पणी कांग्रेस को चुभ गई। धनखड़ ने अपने कमरे में खरगे और तिवाड़ी के बीच सुलह कराने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में तिवाड़ी ने खरगे की खूब तारीफ की। आज कांग्रेस ने मांग की कि तिवाड़ी सदन के अंदर खेद जताएं, लेकिन इसके लिए सभापति तैयार नहीं थे। खरगे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। उसी दौरान धनखड़ ने जया बच्चन पर ऐसी टिप्पणी कर दी जो उनको नागवार गुजरी। पूरे विपक्ष ने इसी बात पर पूरे दिन के लिए राज्यसभा का बॉयकॉट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद सरकार की तरफ से विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। जया बच्चन को जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कहा और उस पर फिर बवाल कैसे बढ़ गया, ये पूरी खबर आपको बताएंगे आगे। राज्यसभा में बवाल तब खड़ा हुआ जब राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने जया बच्चन को उनके पूरे नाम जया अमिताभ बच्चन के नाम से संबोधित किया। जया बच्चन ने धनखड़ की टोन पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद राज्यसभा में बढ़ने लगा हंगामा। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर। यहीं से विवाद बढ़ा। इसी के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष का वॉकआउट सरकार को इतना चुभा कि निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। बाहर आकर जया बच्चन जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उनके साथ सोनिया गांधी भी खड़ी थीं। Every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. Said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. बाद में एबीपी न्यूज से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा कि सभापति को माफी मांगनी होगी। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं. That's not the point. The point is कि you must give every member the respect. जया बच्चन ने इससे पहले भी एक बार राज्यसभा में तब भी आपत्ति जताई थी जब उपसभापति हरिवंश ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा था। वक्फ संशोधन बिल पर बन गई है जेपीसी। इस संयुक्त संसदीय कमेटी में कुल 31 सदस्य होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा 21 सदस्य लोकसभा से होंगे। एक दिन पहले वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला हुआ था। आज उस कमेटी का गठन हो गया। इस जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। जो बड़े नाम हैं वो हैं जगदम्बिका पाल, लोकसभा सांसद बीजेपी, निशिकांत दुबे, लोकसभा सांसद बीजेपी, तेजस्वी सूर्या, लोकसभा सांसद बीजेपी, गौरव गोगोई, लोकसभा सांसद कांग्रेस, इमरान मसूद, लोकसभा सांसद कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, लोकसभा सांसद AIMIM, कल्याण बनर्जी, लोकसभा सांसद टीएमसी, मौलाना मोहिबुल्ला, लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी, अरविंद सावंत, लोकसभा सांसद शिवसेना UBT गुट, संजय सिंह, राज्यसभा सांसद आप। और मेरा कंट्रीब्यूशन भी ठीक होगा। एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ, इसका एक अच्छा अनुभव है और मैं उसमें जितना हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करूँगा। जो टाइम लाइन दिया गया है, टाइम लिमिट, उसमें हम लोग करेंगे। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा के 10 सदस्यों के नामों की घोषणा की। इस जेपीसी को अपनी रिपोर्ट वक्फ बिल पर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन से पहले देनी होगी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान के खिलाफ तेज हो गई है गोलबंदी। बीजेपी के SC/ST सांसदों ने आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये ग्रुप फोटो बीजेपी के उन सांसदों का है जो कि SC/ST वर्ग से आते हैं। ये गोलबंदी सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद हुई है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था करने की बात कही गई है। बीजेपी के SC/ST सांसदों ने आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर विरोध जताया है। पीएम ने सांसदों को आश्वस्त किया है कि SC/ST आरक्षण में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय यह सिफारिश भी की थी कि SC/ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए और ये OBC पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए।
अभी SC/ST में प्रमोशन में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है। क्रीमी लेयर की सिस्टम लागू नहीं की जाएगी। सभी लोगों के लिए मतलब कैटेगराइजेशन की सिस्टम लगानी चाहिए। कटौती का प्रावधान किया जाता है तो वो संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं विगत दिनों में तो जो उन्होंने कहा था उसका कुछ नहीं है। क्रीमी लेयर यानी वो क्लास जो आर्थिक और सामाजिक रूप से तरक्की कर चुका है। इस कैटेगरी में आने वाले लोग आरक्षण से बाहर हो जाते हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का मुखिया बनते ही मोहम्मद यूनुस का एक बयान सामने आया। कहा कि बांग्लादेश की हिंसा पर भारत के रुख से दुख पहुंचा, हिंदुस्तान को माफ नहीं कर सकता। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा था, जब छात्र सड़कों पर थे, आंदोलन के नाम पर PM हाउस में घुसपैठ कर रहे थे, तब आरक्षण के नाम पर शेख हसीना की सरकार गिराई जा रही थी, तब मोहम्मद यूनुस पेरिस में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। अब यही नोबेल विजेता बांग्लादेश के मौजूदा हालत को लेकर भारत पर उंगली उठा रहे हैं। एक इंटरव्यू में यूसुफ ने कहा है कि मुझे दुख पहुंचा जब भारत ने इसे बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताया। हम इसके लिए हिंदुस्तान को माफ नहीं कर सकते। अगर भाई के घर में आग लगी हो तो फिर ये अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? हमें एक परिवार की तरह एक साथ होना चाहिए था, बिल्कुल यूरोपियन यूनियन की तरह। इस बयान के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार एक्टिव हुई। गृह मंत्री अमित शाह विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेशन से मिले, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। जो एक आंतरिक राजनीतिक आंदोलन था, उसकी दिशा मुड़कर हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यकों के अत्याचार और उत्पीड़न पर केंद्रित होने लग गई थी। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात की जाएगी। क्या बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट पाकिस्तान में भी होने वाला है? वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का डर सामने आया है। मुनीर ने कहा किसी तरह की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान की हुकूमत को अपने डंडे से हाँकने वाले जनरल आसिम मुनीर का ये बयान यूं ही नहीं है, इसके पीछे डर है। बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक इस्लामाबाद के खिलाफ दिन ब दिन विरोध की चिंगारी सुलगती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान और तालिबान के बीच भी 36 का आंकड़ा है। तालिबान का डर सरहद पार वर्दीधारियों और हुक्मरानों को सताने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। इस्लामाबाद में इस्लामिक धर्म गुरुओं की कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर समेत कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को सबसे बड़ा डर छात्र आंदोलन का है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद इमरान खान के सपोर्ट में छात्र संगठनों ने कॉल दी है। कहा है 30 अगस्त तक इमरान खान को जेल से रिहा करिए, वरना ढाका जैसी तस्वीरें इस्लामाबाद में दिखाई देंगी। यही वजह है कि सरहद पार शहबाज से लेकर फौजी हुकूमत तक की नींदें उड़ चुकी हैं, हवाइयां उड़ रही हैं। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ दरअसल ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। किशनगंज बॉर्डर पर एक साथ 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू इकट्ठा हो गए, जिससे काफी देर तक बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी रही। डर, खौफ, दहशत के मारे बांग्लादेश के ये हिंदू अपना घर बार, अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़कर अलग अलग बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। जब एक बॉर्डर से वापस भेज दिए जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ रुख करते हैं। बांग्लादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा होने की सूचना मिलने के बाद BSF कमांडेंट बाकी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। दूसरी तरफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अफसर थे। बताया गया कि नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के तहत 2 बॉर्डर आउटपोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन जवानों ने सभी लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। BSF ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी BOP पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सख्त निगरानी का निर्देश दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट घोषित किया गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है।
बांग्लादेश के मौजूदा हालातों की तुलना 1971 की जंग के हालातों से की जा रही है। उस वक्त 10 महीने में 1 करोड़ शरणार्थी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से आहत हैं हिंदू धर्माचार्य। जहां अयोध्या में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, वहीं पर बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। अयोध्या में ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया विश्व हिंदू परिषद ने। सरकार से मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। जितने मुसलमान हैं वह अधिक संख्या उनकी है और ये अत्याचार केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं। एकमात्र सरकार ही है जो उसको रोकी जा सकती है। इसी मसले पर वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद की भी एक साझा बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंसक घटनाओं पर रोष जताया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पे भारत के एक भी विपक्षी नेताओं की किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या बांग्लादेश के हिंदू हिंदू नहीं है? इस बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश के हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोले, अगर बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बने तो भारतीय हिंदू कहां जाएंगे? कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। एक दिन पहले ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है और उसके मुखिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने लोगों से हर तरह के हमले को रोकने की अपील की है। पाकिस्तान में वायरल हो गई भारत के सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की मां। नीरज की मां के एक बयान की पाकिस्तान में बड़ी दाद दी जा रही है। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का जो मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। जिसका गोल्ड आया है वो भी हमारा ही लड़का है, मेहनत करता है। जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की मां के इन शब्दों ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों का दिल जीत लिया। नीरज की मां की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। अरशद नदीम के पाकिस्तान के साथ भारत में भी चर्चे। हरीफ खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की मुबारकबाद। भारतीय एथलीट की वालिदा ने भी अरशद नदीम को बेटे की तरह करार देकर दिल जीत लिए। नीरज चोपड़ा की वालिदा की दी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड मेडल की तरह है। पाकिस्तान के नामी अखबारों में भी नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी का बयान सुर्खियां बना हुआ है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भी कई नामी गिरामी लोग नीरज चोपड़ा की मां के बयान से गदगद हैं। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपनी पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के मशहूर टीवी होस्ट फखरे आलम ने ट्वीट किया, नीरज ने सिल्वर जीता और उनकी मां ने जीता हमारा दिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की तो उन्होंने भी नीरज की मां के बयान का जिक्र किया। भाजपा जी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल्ड का, उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। नीरज चोपड़ा की मां के अल्फाज से पाकिस्तानी खुश हैं। इस बीच जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम की मां ने भी नीरज को अपने बेटे जैसा बताया। हार जीत तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे, अल्लाह मियां उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक। पेरिस में कल जो जेवलिन थ्रो मुकाबला हुआ उसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल झटक लिया, जबकि पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाने के बाद अरशद नदीम पाकिस्तान में हीरो बन गए हैं, लेकिन उन्हें दुख है कि वहां की सरकार ने उन्हें वैसा सम्मान नहीं दिया। पाकिस्तान के इस पिछड़े गांव से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम ने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 40 साल बाद उन्होंने अपने मुल्क को गोल्ड मेडल दिलाया है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस चैंपियन एथलीट को क्या दिया है, जरा ये सुनिए। वो कह रहे हैं कि आप इतने बड़े स्टार हो, आपको अभी तक कुछ नहीं मिला, तो हमें क्या मिलेगा? हम इससे बेहतर है कि हम अपनी ड्यूटी करें, अपने घर में रहें, तो ताकि हम अपना घर तो संभाल सके ना। अगर मेरा घर एक तरफ हो जाए
उससे मुझे थोड़ा सा दूर हो जाए, मुझे अपनी टेंशन है वो ख़त्म हो जाए, तो मैं अपने स्पोर्ट्स में आके और भी मेहनत कर सकता हूँ। नदीम के पिता ने करीब 35 साल तक मजदूरी की, मिस्त्री का काम किया। जब उसे पूछा गया कि सरकार से क्या चाहते हैं तो वो बोले, मैं जिंदा हूँ। हुकूमत करे जिंदा मैं तो जीना ही हूँ। मुंडे मुलाजिम लगे हुए, मैं नहीं दोगे, मैं आपकी पारी लगा तैयार करेंगे इंशाल्लाह। मेहनत की आपने मिस्त्री, मैं तो मजदूरी की है सारी जिंदगी, मेरा ख्याल 35-36 साल हो गया। अरशद नदीम गरीबी और पिछड़ेपन से निकले हैं। बंजर जमीन से गोल्ड पैदा करने वाले इस एथलीट ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता था। उत्तराखंड के चंपावत में लापरवाही से हादसा, उफनते नाले में बही गाड़ी, 7 लोगों को निकाला गया। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से करोड़ा नाले में अचानक उफान आ गया। टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर लोगों को लेकर जा रही ये गाड़ी अचानक आए बाढ़ में फंस गई। पानी के तेज बहाव में गाड़ी न आगे जा सकती थी न पीछे लौट सकती थी। महज चंद सेकंड में भारी भरकम गाड़ी तेज रफ्तार पानी में बह गई। गाड़ी जैसे ही पुल से नीचे गिरी, एक एक कर गाड़ी में बैठे लोग पानी में बह गए। तेज रफ्तार पानी ने गाड़ी को उल्टा कर दिया। एक शख्स जान बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर बैठ गया। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 7 लोगों को उफनते नाले से रेस्क्यू किया गया। गाड़ी में 9 लोग सवार थे। हादसे में 14 साल की बलविंदर कौर की जान चली गई। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड में 90 रास्ते बंद हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिश से यूपी में गंगा समेत कई नदियां उफान पर। प्रयागराज में कई गांवों में घुसा गंगा का पानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 70 मीटर तक पहुंच गया है। यहां 85 घाट डूब गए हैं। गंगा के किनारे बने 500 से ज्यादा मंदिर भी गंगा के पानी में समा गए हैं। आज सुबह हुई तेज बारिश में वाराणसी में हालात और खराब हो गए। सड़कें तालाब बन गईं। कई इलाकों के घरों में पानी घुस गया। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, दूसरे शहरों में भी गंगा उफान पर है। बलिया में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का वाटर लेवल बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। झूसी से सटे कई गांवों में पानी घुस गया है। सैकड़ों लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। जो बचे हैं वो छतों पर रहने को मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का पानी कहर बरपा रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं। नयापुरवा गांव में नदी के पास बना मंदिर देखते देखते पानी में समा गया। यूपी में लगातार भारी बारिश हो रही है। गुरुवार को 60 जिलों में औसत 14 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होगी। बिहार में गंगा समेत कई नदियां उफान पर। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के पार। पटना के रिवर फ्रंट पर गंगा का पानी चढ़ गया है। कुर्जी से बिंद टोली आने जाने वाला रास्ता डूब गया है। पटना के 20 ब्लॉक में बाढ़ का खतरा है। गंगा में पानी बढ़ने से बक्सर के कई इलाकों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। यहाँ गंगा का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हम लोग ले चुके हैं और जिन इलाकों में बाढ़ की आशंका रहती है उनको सुरक्षित आश्रय स्थलों के बारे में भी बता दिया गया है। कटिहार का ये पुल भारी बारिश और करप्शन की भेंट चढ़ गया। बरारी के बकिया सुखाए में बन रहा ये पुल गंगा नदी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया। पुल का एक स्लैब गंगा में समा गया। गंगा में उफान के कारण पुल चारों तरफ से पानी में डूब गया है। भारी बारिश से सासाराम कैमूर पहाड़ी पर मांझर कुंड में अचानक पानी बढ़ गया। इससे यहाँ पहुंचे 5 सैलानी फंस गए। राहत की बात यह रही कि कुंड में फंसे ये सैलानी किसी तरह बाहर निकल गए। ये दिलचस्प तस्वीर छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार से आई है। यहाँ भारी बारिश के कारण मल्लिन में नाला उफान पर है। आने जाने का रास्ता नहीं होने के कारण लोगों ने दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर नाला पार कराया। नेपाल में बारिश से बिहार की कई नदियों में पानी बढ़ा है। इससे बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल में खराब मौसम और लैंडस्लाइड से आफत। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से पंडोह तक जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। भूस्खलन की भयानक तस्वीरों ने सबको डरा दिया। लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो गया। नेशनल हाईवे बंद होने से गाड़ी की लंबी लंबी कतारें लग गई। पंडोह कैंची मोड़ और दियोड़ 4 लेन पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। भारी बारिश के बाद शिमला में भी लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ मलबे के साथ पेड़ सड़क पर आ गिरा। मलबे के कारण घंटों रास्ता बंद रहा।
मंडी के जोगिंदर नगर में 24 घंटों में 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे सड़कें तालाब बन गई, लोगों को भारी परेशानियां हो रही है। तेज बारिश के कारण हिमाचल में 200 सड़कें बंद हो गई है। सड़कें बंद होने से कई इलाकों से संपर्क कट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 अगस्त तक हिमाचल में मानसून एक्टिव रहेगा। अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु में एक पोस्टर को लेकर बवाल मच गया। धार्मिक उत्सव के पोस्टर में मियां खलीफा की तस्वीर लगा दी गई। एडल्ट स्टार पोस्टर में सिर पर कलश लिए नजर आ रही थी। माथे पर कलश लिए पीला ड्रेस पहने पॉर्न स्टार मियां खलीफा। यही वो पोस्टर है जिसने तमिलनाडु में बड़े विवाद को हवा दे दी। कांचीपुरम में आदि उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव के दौरान मंदिरों में देवी अम्मान यानी मां पार्वती की पूजा की जाती है। उत्सव के दौरान भक्त सिर पर दूध का कलश लेकर जाते हैं, जिसे मंदिर में देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। विवादित पोस्टर में मियां खलीफा भी दूध का कलश लिए हुए थी। लोगों की नज़र पोस्टर पर पड़ी तो पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने पोस्टर हटा दिया। मियां खलीफा अमेरिका की मशहूर एडल्ट स्टार हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर करीब 27.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये हरकत किसने की और किसके इशारे पर की। मंदिर के उस पोस्टर पर बैनर लगाने वालों के नाम और उनके आधार कार्ड की डिटेल भी छापी गई है। लिहाजा कांचीपुरम पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या बैनर में मौजूद लोग वास्तव में वही हैं जिन्होंने इसे लगाया था, या फिर यहाँ भी फर्जी नामों का सहारा लिया गया। मियां खलीफा अक्सर विवादों में रहती हैं। इजराइल हमास जंग के दौरान मियां खलीफा ने हमास के लिए समर्थन जताया था। भारत में किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सुर्खियां बटोरी थी। विधानसभा चुनाव के लिए जमीन पर उतरी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी। पुणे से शुरू हुई शिव स्वराज्य यात्रा। शिवनेरी के जुन्नर किले से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने शिव स्वराज्य यात्रा की शुरुआत की। पार्टी के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल, सांसद अमोल कोल्ले समेत तमाम नेताओं ने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित किया, फिर यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि इस दौरान हादसा होते होते बचा। पार्टी के नेता जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हार पहनाकर नीचे उतर रहे थे, तभी क्रेन की ट्रॉली अचानक खराब हो गई। ट्रॉली में सवार नेताओं का बैलेंस बिगड़ गया। शिवनेरी में शुरू हुई शिव स्वराज्य यात्रा पहले चरणों में पुणे, सोलापुर, मराठवाड़ा को कवर करेगी। पहले चरणों में यात्रा 10 दिनों में 31 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। यात्रा के जरिए शरद पवार गुट ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों एनसीपी की पार्टियां जमीन पर खुद को मजबूत करना चाहती है। इसलिए अजित पवार जन सम्मान यात्रा पर और दूसरी तरफ शरद पवार शिव स्वराज्य यात्रा पर निकले हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बांग्लादेश वाला चैप्टर, संजय राउत के बयान पर शिंदे गुट ने किया पलटवार। उनको शेख हसीना जैसे नहीं निकालना है, भगाकर दौड़ा कर नहीं मारना है, हमको डेमोक्रेटिक तरीके से निकालना है। संजय राउत के इसी बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। सवाल महागाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर था, लेकिन संजय राउत ने जवाब में एकनाथ शिंदे सरकार की तुलना बांग्लादेश की शेख हसीना से कर दी। लोग तो चाहते हैं कि उनका शेख हसीना की तरह उनको दौड़ाए, लेकिन हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर निकालें। संजय राउत का ये तल्ख अंदाज शिंदे गुट के नेताओं को चुभ गया। जवाब देने आए संजय निरुपम ने कहा कि क्या विपक्षी नेता महाराष्ट्र में अराजकता चाहते हैं? बांग्लादेश की घटना से बहुत ज्यादा प्रेरणा ले रहे हैं। क्या इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान में वो लाना चाहते हैं? यहाँ के लोकतंत्र को कभी कोई खतरा नहीं। हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा माहौल कभी नहीं बन सकता। चंद दिन पहले बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताया था। जवाब में उद्धव ने अहमद शाह अब्दाली का जिक्र किया है। बांग्लादेश और शेख हसीना के जिक्र से साफ है कि महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जुबानी तल्खी बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, ISIS मॉड्यूल का आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रिजवान अली को बायोडायवर्सिटी पार्क गंगा बख्श मार्ग से गिरफ्तार किया। रिजवान के पास से पुलिस को एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 2 फोन मिले हैं। आतंकी रिजवान NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। NIA ने रिजवान पर 3 लाख का इनाम भी घोषित किया था। रिजवान पुणे ISIS मॉड्यूल का आतंकी है। इन दिनों वो दिल्ली के दरियागंज में रह रहा था। 2018 में पुलिस ने रिजवान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।
रिजवान और उसके साथियों ने दिल्ली के कई वीआईपी इलाकों की रैकी भी की थी। रिजवान के कुछ साथियों को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल यूएपीए के तहत केस दर्ज कर रिजवान से पूछताछ हो रही है। गुजरात के बनासकांठा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल टीचर कई सालों से अमेरिका में रहती है, रोजाना अटेंडेंस लगती है और हर महीने सैलरी भी मिलती है। बनासकांठा जिले की दाता तहसील में अंबाजी के पास ये पांछा प्राथमिक विद्यालय है और ये तस्वीर इसी स्कूल में टीचर भावनाबेन पटेल की है। मजेदार बात यह है कि भावना पटेल पिछले 8 सालों से अमेरिका के शिकागो में रह रही है, लेकिन स्कूल के रजिस्टर में उनकी हाजिरी लगातार लगती रहती है। इतना ही नहीं, भावनाबेन को हर महीने बकायदा अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है और ये सिलसिला 8 साल से लगातार चल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक इसे लेकर कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को खबर दी गई, लेकिन अफसरों ने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। बताया जा रहा है कि भावनाबेन पटेल को स्कूल के बच्चों ने 2 साल पहले देखा था। भावनाबेन जिस क्लास की टीचर हैं, उस क्लास के बच्चे अब 5वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं। एबीपी नेटवर्क की रिपोर्ट सामने आने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने जांच के आदेश दिए हैं। 2 साल पहले उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। पौड़ी गढ़वाल जिले की एक टीचर ने 10,000 रुपए मेहनताने पर अपनी जगह प्रॉक्सी टीचर रखा हुआ था। हरियाणा के स्कूलों में अब बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलेंगे। 15 अगस्त से ये नियम लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना ही इसका मकसद है। हफ्ते भर बाद देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से 2 पन्नों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बताया गया है कि आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति और देश की समृद्ध विरासत के बारे में जागरूक करना इसका मकसद है। देश की आजादी की जंग में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। मौजूदा समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका इस्तेमाल अभिवादन के तौर पर करती हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में 5 मेंबर्स की टीम ने प्रदेश का दौरा करने के बाद इसके संकेत दिए हैं। चुनाव आयोग की टीम चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज जम्मू पहुंची। इससे पहले कल श्रीनगर में उन्होंने प्रदेश की कुल 9 राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की। जम्मू में आज उनकी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। अब इसके आसार बढ़ गए हैं कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आए हैं चुनाव में के माहौल में दखल डालने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से, लेकिन वो किसी भी सूरत में चुनाव को होने को दखल नहीं दे सकते। सुरक्षा के लिहाज से यह भी तय हुआ है कि पूरे जम्मू कश्मीर में पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के दायरे में होंगे और सबकी सीसीटीवी कवरेज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन दी है। जब ये फुल फ्लेज्ड राज्य था तो पिछले विधानसभा चुनाव यहाँ साल 2014 में हुए थे। अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपियों के डीएनए टेस्ट के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। 2 आरोपियों के डीएनए टेस्ट का सैंपल ले लिया गया है। गैंगरेप केस के आरोपी मोहित खान और राजू का डीएनए सैंपल लिया गया है। दोनों फैजाबाद जेल में बंद हैं। 6 अगस्त को अयोध्या जिला अस्पताल के डॉक्टर ने दोनों आरोपियों का सैंपल लिया है। जो दोषी हैं, जो कि इसमें जेल में निरुद्ध हैं, तो उनके डीएनए टेस्ट के परीक्षण के लिए मुझे डॉक्टर को अलॉट करने के लिए निर्देश मिला था। मैंने डॉक्टर को संबंधित डॉक्टर को निर्देशित करके उनकी डीएनए सैंपलिंग करवा दी गई है। क्या तारीख को डीएनए टेस्ट? 6 तारीख को, 6 अगस्त को। लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में पीड़िता के भ्रूण का डीएनए सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस डीएनए टेस्टिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। गैंगरेप केस का मुख्य आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है और फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी। मोहित की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। अयोध्या के 12 साल की बच्ची से रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले का खुलासा 29 जुलाई को हुआ था और इसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद इस मामले पर सियासत और तेज हो गई। अमरोहा में मारपीट का वीडियो वायरल। चोरी के शक में युवक की पिटाई। पुलिस को मारपीट करने वालों की तलाश। हाथ रस्सी से बंधे हैं। युवक माफी की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ नहीं मानी। पहले सवाल पूछे, फिर मारपीट की। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो अमरोहा का है।
यहाँ नौगावा सदात के अलीनगर में चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया। उसे रस्सी से बांधा गया। फिर भीड़ में शामिल लोगों ने खुद की पूछताछ शुरू कर दी। युवक खुद को बेकसूर बताता रहा, छोड़ने की अपील करता रहा, लेकिन भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी। लोगों ने युवक की पिटाई कर डाली। मारपीट का वीडियो भी बनाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस युवक से पूछताछ भी कर रही है, साथ ही मारपीट करने वालों की पहचान भी की जा रही है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 9:38 पर। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एबीपी न्यूज़।